जो कि नॉन लिविंग वो नॉन लिविंग मैटर से होती है। हाँ, नॉन लिविंग से लिविंग का ओरिजिनेट हुआ। इनकी थ्योरी को किन्होंने डिस्कार्ड कर दिया था? बायोजेनेसिस। एंड 3 साइंटिस्ट के रिसर्च ने, जिसके बेसिस पे बायोजेनेसिस बनी थी। 3 साइंटिस्ट कौन थे? पास्चर और पहले तो पास्चर है, सेकंड रेड्डी एंड स्पेंजी। ठीक है, इनमें से जिनकी हम एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं वो है पास्चर। पास्चर की एक्सपेरिमेंट का नाम बायोजेन स्वान नेक। मैंने 1000 बार बोला था। इनके एक्सपेरिमेंट के रिजल्ट क्या निकला था? मैम लिविंग से लिविंग का जन्म होता है। हाँ, लाइफ एग्जिस्ट फ्रॉम प्री लिविंग वन, है ना। लिविंग से लिविंग का जन्म होता है। इनका ड्रॉबैक क्या था? फर्स्ट लिविंग कैसे आया ये नहीं बता पाए थे। हाँ, इनकी रिसर्च, इन तीनों की रिसर्च के बेसिस पे कौन सी थ्योरी का जन्म हुआ था? बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस का जन्म दिया किसने था? साइंटिस्ट का नाम? हाँ, साइंटिस्ट का नाम? मैम हक्सले। मैम पास्चर। पास्चर ने दिया था बायोजेनेसिस। मैंने स्पेसिफिकली बताया था कि इनकी रिसर्च के बेसिस पे किसी और साइंटिस्ट ने दिया है बायोजेनेसिस की थ्योरी। इसको गलत मत करना, तुम एग्जैक्टली वही गलत करके आते हो जो मैं मना करती हूँ करने से। ध्यान से क्यों नहीं सुनते हो? बायोजेनेसिस पास्चर ने दिया था, मैं तुमसे क्यों पूछती हूँ बार बार? किसने दिया था? सिर्फ स्वान नेक एक्सपेरिमेंट उनका था। बायोजेनेसिस की थ्योरी किसने दी थी? खुद देख के आना, मैंने स्पेसिफिकली डिजाइन करा था। हक्सले नहीं, हाँ? हक्सले। 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 उसके बाद अब आई थी ये समझाने के लिए जो सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है, दैट इज गिवन बाय ऑपरेन एंड हेल्डन। ऑपरेन एंड हेल्डन। ऑपरेन एंड हेल्डन में से किसने कहा था कि अर्थ, प्रिमिटिव अर्थ थी हमारी हॉट डाइल्यूट सूप? हेल्डन ने कहा था, है ना, हॉट डाइल्यूट सूप वर्ड बोला था। तो इन्होंने क्या बोला? प्रिमिटिव अर्थ की कंडीशन कैसी थी? लो एटमॉस्फेयर, लो हाइट, थंडरस्टॉर्म, हाई टेम्परेचर, हॉट था, थंडरस्टॉर्म था, और कौन कौन सी गैसेस होती थी? हीलियम और हाइड्रोजन एंड हीलियम, अमोनिया, मीथेन, H2 एंड हीलियम, वाटर वेपर। इनिशियली जो गैसेस बनी होगी वो हाइड्रोजन एंड हीलियम होगी। इन्होंने बोला कि ये सारी गैसेस थी, बहुत थंडरस्टॉर्म था। उसके बाद फाइनली पानी के अंदर ही, इनकी थ्योरी को हम क्या लाइन में बोलते हैं, क्या नाम थी? एक स्टेटमेंट दी थी इन्होंने, डैश फॉलोड बाय डैश। ए बायोजेनेसिस फॉलोड बाय बायोजेनेसिस। ए बायोजेनेसिस फॉलोड बाय बायोजेनेसिस। गुड। किसने बोला ये? हम तेजस्विनी। तेजस्विनी, गुड। ठीक है, ए बायोजेनेसिस फॉलोड बाय बायोजेनेसिस इन्होंने बोला था, राइट। तो इन्होंने बोला था कि नॉन लिविंग मैटर से लिविंग आया। ठीक है, इसमें जो सबसे पहले सेल लाइक स्ट्रक्चर आया था ऑपरोन, उसे क्या बुलाता था? फॉस्फेट। करेक्ट। अब इनकी थ्योरी को प्रैक्टिकली किसने करके दिखाया था? यूरे एंड मिलर। हाँ, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट हम कहते हैं ना। तो यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट में कौन कौन सी गैसेस यूज हुई है? मीथेन, अमोनिया, मीथेन, NH3CH4H2, NH3 CH4 H2 और हाइड्रोजन। वाटर वेपर क्यों खा जाते हो यार? वाटर वेपर बिना पानी के लाइफ नहीं ओरिजिनेट हो सकती ना। वाटर वेपर बनाने वहां पे, है ना। टेम्परेचर कितना था? 800 डिग्री सेल्सियस। वोल्टेज थंडरस्टॉर्म की 7500 वोल्ट। 7500 वोल्ट, राइट। और इनके मिक्सचर से क्या बन के निकला था? अमीनो एसिड, प्लेन अमीनो एसिड निकले थे, लाइक ग्लाइसिन। तो उन्होंने कहा था कि हाँ पॉसिबल है ऐसे एनवायरनमेंट में लाइफ ओरिजिनेट हो सकती है, राइट। यहाँ तक पढ़ा था कल हमने। बाद हम लोगों ने पढ़ा था ह्यूमन इवोल्यूशन। तो सबसे पहले कौन आए थे? बायोपैथिकस। कैसा मोल, कैसे चलते थे? 4 टांग।
क्वाड्रिपल, क्वाड्रीपेडल, चारों हाथों पैरों पे। कहाँ रहते थे? पेड़ों पे। पेड़ों पर। आर्बोरियल। आर्बोरियल। जब तू लिख के प्रैक्टिस करती ना ऐसे गलत होता है तेरा, ठीक है। और किसके जैसे दिखते थे ज्यादा? एप लाइक। इनके बाद किनका जन्म हुआ? ड्रायोपैथिकस ने जन्म दिया। रामापैथिकस किसकी तरह ज्यादा दिखते थे? ह्यूमन लाइक। कहाँ रहते थे? लैंड पर। आर्बोरियल थे ये भी। यस मैम। ये भी क्वाड्रीपेडल थे। ये किसी ने अभी बोला था मुझे एप लाइक, राम से हमने याद करा था मैन लाइक। यो मैम। रामापैथिकस के बाद कोई उठा था, बस्तर टांग के ऑस्ट्रेलिया निकल गया था। तो कौन आए थे? ऑस्ट्रेलोपैथिकस आने वाले दो एग्जाम्पल कौन थे? दो कौन से बच्चे थे? लूसी और लूसी एंड टॉम बेबी। इनकी हाइट लगभग कितनी होती थी? 4 फीट। 4 फीट। ये कहाँ रहते थे? ये लैंड पे। चलते कैसे से? बाइपेडल। ठीक है। अब इसके बाद हैबिलिस वाले आ जाएंगे, होमिनिड वैरायटी है ना। तो होमिनिड के अंदर सबसे पहले भोले वाले कौन आते थे? होमो हैबिलिस। भोले वाले से थे ये। इनके बारे में कोई पॉइंट बताओ। ये रेज योर हैंड। हाँ बने। हाँ मैम क्रेनियल ग्रेविटी थी इनकी 650 to 800। ये भी बाइपेडल थे। क्रेनियल कैपेसिटी, कैविटी नहीं कैपेसिटी कितनी थी? मैम 650 to 800 सीसी। हाँ ये भी बाइपेडल थे। और अब तो बाइपेडल चलेंगे सारे। और इनका एक और नाम था मैम पीकिंग मैन। हाँ पीकिंग मैन और हैंडीमैन, है ना। गुड। नेक्स्ट होमो इरेक्टस। सीधे हो गए। यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी ना, रिश्तेदारी आ गई थी। हाँ। तो फैमिली सिस्टम इन्होंने स्टार्ट किया। इनके कहाँ पर इनके साथ एक नाम है किसी जगह का जुड़ा हुआ। हम जावा केव। हम जावा मैन भी बुलाते हैं क्योंकि जावा केव फिलीपीन से इनके कंकाल मिले थे, है ना। होमो इरेक्टस के बाद दो लोगों का जन्म हुआ था, दैट वाज नेंडरथैलस और नेंडरथैलिस और क्रो-मैग्नन का दूसरा नाम होमो सैपियंस फॉसिल्स। होमो सेपियंस फोसिलिस, जिन्होंने अल्टीमेटली किसको जन्म दिया? होमो सेपियंस। होमो सेपियंस। ठीक है। दिस वाज ऑल अबाउट द ह्यूमन इवोल्यूशन। काफी हद तक आपको याद है। बहुत कुछ पॉइंट्स अभी भी नहीं पता तुमको, लेकिन काफी हद तक रिकॉल हो गया। ठीक है। चलो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन करी। आपको बताना चाहते हैं इवोल्यूशन क्या है, कैसे हुआ है। इवोल्यूशन का सिंपल मतलब होता है कि धीरे धीरे बदलाव आना। ठीक है। जो बदलाव नेचर एक्सेप्ट कर लेती है वो तुमको दुनिया में फ्लरिश मिलता है, जो एक्सेप्ट नहीं करती वो नहीं मिलती। नेचर क्या है? नेचर एक लिविंग एंटिटी एक तरह से नहीं है, भगवान भी नहीं है। इट इज लाइक नेचर को आप ऐसे कह सकते हो कि आपके पास जो आसपास जो भी है वो नेचर है। अगर आपके आसपास का माहौल आपको रहने दे रहा है तो नेचर आपको रहने की परमिशन दे रही है, तो नेचर आपको सिलेक्ट कर रही है। ठीक है। और जब भी नेचर सिलेक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। तो मैं सिंपल वर्ड में पुट करूं, अगर तुम लोग अभी लैपटॉप पे अपने फोन पे क्लास ले रहे हो, ठीक है, तो तुम्हारे वहां पे सिग्नल के लिए टावर लगे होंगे। तो तुम्हारे आसपास की पहाड़ियों ने ये परमिशन दे दी कि चलो यहाँ टावर लग गए, इस वजह से तुम्हारे घर पे सिग्नल आया, इस वजह से तुम पढ़ पा रहे हो। तो नेचर तुमको पढ़ने की परमिशन दे रही है। तो मैं कह सकती हूँ नेचर ने सिलेक्ट किया। इट इज ए नेचुरल सिलेक्शन कि तुम्हारे एरिया में बच्चे पढ़ रहे हैं। समझ आई? नेचर ने परमिशन दी। अगर अभी तूफान आ जाए और सारे खंबे टूट जाए, क्या तुम पढ़ पाओगे ऑनलाइन? नो मैम। नेचर रिफ्यूज कर दे ठीक होना कि तूफान आते रहेंगे तो नहीं पढ़ पाओगे ना। तो नेचुरल सिलेक्शन का सिंपल मतलब है नेचर अलाउड कर रही है कि तो जो तुम रह रहे हो ना, तुम्हें जीने की परमिशन दे रही है। दैट इज नेचुरल सिलेक्शन। तो थ्योरीज ऑफ इवोल्यूशन बात करती है इवोल्यूशन कैसे हुई है, कोई कैसे आया। जैसे कभी बैठ के साइंटिस्ट ने सामने देखा, उन्होंने बोला ये जो इंसान है सीधा खड़ा है, 2 पैर 2 हाथ है इसके, अपोजिबल थंब है, ये आया कैसे। तो जब उन्होंने सोचा तो उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट थ्योरीज बनाई कि कोई कैसे आता है। तो वो हमें थ्योरीज पढ़नी है। तो सबसे पहले थ्योरी आएगी हमारे पास
जीन बैप्टिस्ट दी लिमार्क, इसको ही हम बोलते हैं लिमार्किज्म, आपने सुना होगा। यो मैम। ठीक है, तो लिमार्क की एक और टर्म आगे आती है तो कंफ्यूज नहीं होना। लिमार्क ने थ्योरी दी थी यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन 1801 में, बहुत पुरानी थ्योरी है। ठीक है, बहुत स्ट्रॉन्ग, इनके पास कोई फॉसिल के एविडेंस नहीं थे। देखो सारी थ्योरी की प्रॉब्लम ये थी कि किसी के पास एविडेंस नहीं थे, सिर्फ डार्विन थे जिनके पास एविडेंस था ये कहने के लिए कि जो मैं कह रहा हूँ वो सच है। ठीक है, तो लिमार्क ने अपने दिमाग से ये थ्योरी बनाई कि यूज किसी ऑर्गन का यूज और डिसयूज पे एवोल्यूशन होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे जिराफ की नेक जब उसे जरूरत पड़ी ऊपर से पेड़ के पत्ते खाने के लिए। हाँ करेक्ट, ये उन्होंने एग्जांपल लिया था, मैं एक्चुअली जनरल एग्जांपल सोच रही थी। जैसे मान लो कि पहले हमारे जॉ बाहर होते थे, थोड़े बाहर की तरफ थे, क्योंकि कच्चा मीट खा रहे थे, फिर मीट को पका के खाने लग गए, तो धीरे धीरे जो अंदर जा रहे हैं। अब हम बहुत ज्यादा सॉफ्ट खाना खाते हैं, तो इवोल्यूशनरी साइंस मानती है कि हमारे दांत अंदर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि हम वो सॉफ्ट खाना खा रहे हैं ना, तो दांतों को बहुत तीखा होने की भी जरूरत नहीं है। देखो नीचे से काफी पतले हैं, है ना, सिर्फ साइड के थोड़े पहले दांत ज्यादा तीखे होते थे, राइट। तो ये इवोल्यूशन है कि टाइम के साथ साथ मेरे बॉडी में चेंज आ गया। तो ये क्या कहते हैं लिमार्क कि यूज ऑफ डिसयूज ऑफ ऑर्गन, जिस ऑर्गन को यूज करोगे वो डेवलप हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा, जिसको यूज नहीं करोगे वो इवॉल्व नहीं होगा। इन्होंने वो एग्जांपल लिया जो अभी किसने बताया था, मनीषा ने बताया था। यस मैम। वेरी गुड बेटा, अच्छा एग्जांपल बताया। उन्होंने कहा कि पहले जो जिराफ थे ना वो डॉग जैसे दिखते थे, छोटू छोटू ऐसे दिखता था, मस्त जिराफ है ना, छोटू छोटू कुत्तू जैसा। सोचो गली के बाहर जा रहे हैं, मिल जाए इसको तो पेट करने में कितना मजा आएगा ना, येलो कलर का। यो मैम। कहते फिर क्या हुआ, फिर नीचे घास खाता था, लेकिन हर्बीवोर्स तो बहुत सारे हैं, तो कंपटीशन ज्यादा था। तो फिर जिराफ ने कोशिश करी ऊपर मुंह करके ये पेड़ के पत्ते भी खाने के, है ना। तो जो वो ऊपर मुंह करके कोशिश करी, मान लो एक जनरेशन ने कोशिश करी, मम्मी पापा ने, वो मर गए, लेकिन उनका जो बच्चा है उसके पास भी जीन गया, उसने देखा मम्मी पापा ऐसी कोशिश करते रहते हैं, है ना, तो उसने भी अपनी नेक एक्सटेंड करने की कोशिश करी, राइट। तो ये जो जीन है ना कि आप नेक एक्सटेंड करने की कोशिश करोगे और नेक थोड़ा बड़ा होता जा रहा है, तो ये जीन आगे जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता रहा, और इस वजह से काफी जनरेशन के बाद ऐसा वाला जिराफ आया जिसकी नेक बहुत बड़ी है। तो उन्होंने कहा जिराफ की नेक इसलिए बड़ी हुई है क्योंकि उसने नेक को एक्सटेंड किया है। तो यहाँ पे उसने बोला उसने अपनी नेक को बहुत ज्यादा यूज किया, इस वजह से वो इवॉल्व हो गई, और किसी चीज को इतना यूज नहीं किया इसलिए वो इवॉल्व नहीं हुई। ये उनकी थ्योरी, समझ आया। यो ऐसा भी हो सकता है अगर हम किसी अपने ऑर्गन का यूज ना करें तो फिर नेक्स्ट जनरेशन में वो मतलब कि उस ऑर्गन का ज्यादा फंक्शन नहीं होता। नहीं ना, यही तो थ्योरी उनकी डिसरिगार्ड होगी ना। अभी ये करके भी दिखाएंगे, जैसे तुमने सोचा ना वैसे वाइसमैन ने भी सोचा, अभी वो दिखाएंगे आपको। तो इन्होंने ये थ्योरी दी, इनके ना पोस्टुलेट्स मतलब पॉइंट्स है। तो तुमको थ्योरी आएगी ना, तुमको नंबर इसी के मिलेंगे, तुमको लिखना पड़ेगा ये बात, ठीक है। तो मैं पोस्टुलेट्स यहाँ पे कर रही हूँ, ये आपको लिखनी है। अगर दिमाग पे आ गया तो आपको ये लिख के आना, तभी नंबर मिलेंगे, ओके। तो उन्होंने यही बात अपनी लैंग्वेज में साइंटिफिक टर्म में कैसे समझाई। उन्होंने कहा न्यू नीड्स अराइज इन अ पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे कि पॉपुलेशन थी जिराफ की, तो जिराफ के पास नई नीड क्या आई, दे नीड मोर फूड, है ना। तो यहाँ देखते जाना, एग्जाम्पल कंपेयर करना। तो उन्होंने क्या करा, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। तो उन्होंने एक ऑर्गन गले को बहुत ज्यादा यूज करना स्टार्ट कर दिया, बाकियों पे इतना ध्यान नहीं दिया। तो ये फर्स्ट स्टेप था। तो सेकंड स्टेप क्या हुआ, उन्होंने बहुत ज्यादा यूज करने लगे ऑर्गन का, तो नेक स्टार्ट्स टू एक्सटेंड, ऐसे किया ना उन्होंने। फिर इनहेरिटेंस और एक्वायर्ड कैरेक्टर, बस यहाँ पे गलत हो गए थे ये। इन्होंने कहा कि जो नेक ऊपर ऊपर जा रहा है, यार जो हमारे बॉडी का जो भी स्ट्रक्चर है, तुम्हारा जीन ही तो बताता है ना कि तुम्हारी फिंगर इतनी बड़ी होगी, तुम्हारी बोन्स इतनी ही बड़ी होगी, ये तो तुम्हारे जीन्स डिसाइड कर रहे हैं ना एट द एंड। इन्होंने कहा कि जो नेक एक्सटेंड कर रहा है ना, वो नेक एक्सटेंड करने वाला जीन अगली जनरेशन में भी चला गया। तो ये जीन ऑफ लॉन्गर नेक, वी कैन से, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में लिख रही हूँ, लॉन्गर नेक गोज टू नेक्स्ट जनरेशन, पक्का गया है, ठीक है। नेक्स्ट जनरेशन में कहा तो वेरिएशन आ गई। अब देखो हो सकता है ना कि 100 जिराफ ने जीन भेजा है आगे के बच्चों को कि नेक एक्सटेंड करो, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना 50 ने नहीं भेजा, 50 नीचे ही घास खा रहे थे, तो वेरिएशन आ गई। आपको छोटे बच्चे मिल रहे हैं और कोई बड़े गले वाले बच्चे मिल रहे हैं, तो इसकी वजह से क्या होगी, काफी वैरायटी आ गई जिराफ की, है ना। स्मॉल जिराफ एंड लॉन्गर जिराफ दोनों आ गई, ये इतनी सारी वेरिएशन आ गई। और उसकी वजह से देखो
जिसकी लॉन्ग नेक थी वो नीचे भी खा सकता था घास, ऊपर भी खा सकता था पत्ते। छोटी नेक वाला खा नहीं पाया तो धीरे धीरे छोटा वाला क्या हो गया, पॉपुलेशन से चला गया, और लॉन्गर नेक वाले जिराफ ही वेराइटी, नई वेराइटी मार्केट में एक तरह से आ गई, नेचर में आ गई, तो हम उसे कहेंगे स्पीशिएशन। स्पीशिएशन मतलब न्यू वेराइटी ऑफ जिराफ फॉर्म। स्पीशिएशन का मतलब होता है किसी भी एनिमल की न्यू वेराइटी, ठीक है। तो न्यू वेरिएशन ऑफ जिराफ फॉर्म विद लॉन्ग नेक, और नेचर ने इसको सर्वाइव करने दिया। तो यही बोला था हमारे लिमाक में। गलती बस ये थी इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। एक जीन है, मैं अभी इस जनरेशन में फॉर एग्जांपल लेट्स से मेरे को आदत है कि मैं बार बार लटकने की कोशिश करती हूँ, है, तो मे बी मेरी ये मसल स्ट्रांग हो जाए। तो जरूरी थोड़ी जो मेरे बच्चे हो उनकी ये मसल स्ट्रांग ही निकलेगी, वो तो तब स्ट्रांग निकलेगी ना अगर वो भी वर्कआउट करेंगे तो, राइट। लेकिन ये कह रहे हैं कि जो भी मैं चीज कर रही हूँ वो मेरी नेक्स्ट जनरेशन में जरूर जा रही है, ऐसा जरूरी थोड़ी है। जो मैं फिजिकली काम कर रही हूँ वो मेरे जीन को मॉडिफाई थोड़ी कर देगा, जीन मुझे कंट्रोल करते हैं, मैं थोड़ी जीन को कंट्रोल करती हूँ। तो इनहेरिटेंस और एक्वायर्ड कैरेक्टर, ये लाइन बस उनकी गलत हुई थी, ठीक है। क्योंकि आपको पता है अगर आपने मियोसिस पढ़ा है तो आपने वहां पढ़ा होगा रिकॉम्बिनेशन होता है। रिकॉम्बिनेशन इज ए रैंडम प्रोसेस, मेरे कुछ जीन, मेरे हस्बैंड के कुछ जीन मिलके हमारे बच्चे में जाएंगे। अब ये कुछ नहीं पता कि मेरा कौन सा जीन मैच होगा, मेरे हस्बैंड का कौन सा जीन वैसे मिक्स होके आगे जाएगा। तो जो वेरिएशन है ना ये हम डिसाइड नहीं करते, लेकिन लिमाक के अकॉर्डिंग जो वेरिएशन है डिसाइडेड है कि नेक को एक्सटेंड किया तो ये वेरिएशन जाएगी, हाथ को एक्सटेंड किया तो ये वेरिएशन गई। तो यहाँ पर ये गलत हो गए थे, समझ आया? ठीक है। तो ये पोस्टुलेट्स है, आपको पोस्टुलेट्स याद करने थ्योरी के लिए। इनकी थ्योरी को जिन्होंने डिसरिगार्ड कर दिया थे दैट वाज विजमैन, ये थे हमारे विजमैन। इन्होंने क्या कहा, जैसे भी बेटा तूने कहा, इन्होंने कहा अगर ऐसा है ठीक है, ये चूहे की वैरायटी है, इन्होंने उसकी पूंछ काट दी, ठीक है, इस चूहे की भी पूंछ काटी हुई है। जब इसके बच्चे हुए तो कायदे से छोटी बिना पूंछ वाले होने चाहिए थे ना, लेकिन बच्चा फिर बड़ी पूंछ के साथ हुआ। देखा, ठीक है, इन्होंने बहुत सारी चूहे की वेरिएशन बनाई, ठीक है, बहुत सारे जनरेशन इन्होंने चूहे की ऐसी बनाई, हर जनरेशन की पूंछ काटते थे, लेकिन बच्चा हमेशा पूंछ के साथ पैदा हुआ था। तो इन्होंने कहा ऐसा नहीं होता कि एक्वायर्ड कैरेक्टर अगली जनरेशन में पक्का जाए, ऐसा जरूरी नहीं है। तो अगर मेरे में कोई चेंज आया जरूरी नहीं है मेरे बच्चों में पास होना। तो ये वाली बात इन्होंने बोली थी ऑगस्ट विजमैन ने, और लिमाक की थ्योरी को इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ये बेटा समझ आ रहा है? ठीक है। उसके बाद आए एचएमएस बीगल पे सवार, ये है बोट एचएमएस बीगल। आप ये छोटी छोटी बातें तो एनसीईआरटी से देख लोगे, है ना, इतना तो मेरे को बोलने की जरूरत नहीं थी वैसे। तो इस शिप पे सवार हुए 5 सालों के लिए चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन इतने फेमस क्यों है? देखो अभी तक सब थ्योरी दे रहे थे ना कि जिराफ की नेक ऐसे होगी, ये ऐसे हुआ होगा। चार्ल्स डार्विन पहले इंसान थे जो इवोल्यूशन का प्रूफ लेके आए थे। चार्ल्स डार्विन के अलावा भी कुछ लोग वही बात कर रहे थे जो चार्ल्स डार्विन ने करी, लेकिन चार्ल्स डार्विन प्रूफ लेकर आए थे। वो फॉसिल लेकर आए थे कि देखो ये प्रूफ है कि पहले एनिमल ऐसा दिखता था, अब एनिमल अलग दिख रहा है। तो मैं सच बोल रहा हूँ, इवोल्यूशन एग्जिस्ट करती है, इस वजह से ये ज्यादा फेमस है, इनकी रिसर्च का प्रूफ था, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन ने देखो थ्योरी दी थी नेचुरल सिलेक्शन, सबसे पहली चीज इन्होंने बुक लिखी थी ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज 1859 पे। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नीट में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। अगर आपको थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन पे नोट लिखने के लिए आ गया, अगर आप ये वर्ड्स लिखोगे और अंडरलाइन करोगे यू विल गेट गुड मार्क्स, ओके। हर बच्चा ना ये कहानी तो लिख देगा कि डार्विन साहब गए थे गैलापागोस आइलैंड पे, वहां पे उन्होंने गैलापागोस डार्विन फिंचेस देखी। अब उनको डार्विन फिंचेस कहते हैं, वैसे तो ब्लैक कलर की डकी थी, उन्होंने डक देखी, उसमें नेचुरल सिलेक्शन देखी, ये सब लिख देंगे, नंबर मिलेंगे ये लिखने से कि थ्योरी दी है नेचुरल सिलेक्शन। उन्होंने अपनी बुक लिखी थी द ओरिजिन ऑफ स्पीशी, जहां पर उन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को पब्लिश किया था, ठीक है, ये उनकी कहानी। तो वो कहते हैं गैलापागोस आइलैंड। गैलापागोस आइलैंड का मतलब ये नहीं होता किसी आइलैंड का नाम है, बहुत बड़ा सा आइलैंड है जिसको छोटे छोटे टुकड़े हो गए टाइम के साथ, और ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को हम गैलापागोस आइलैंड कहते हैं। तो अगर आप ये देखो ना, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, दिस और है गैलापागोस आइलैंड, ये इक्वेडोर के पास है। और अगर आपको इकोलॉजी याद है ना, तो आपको याद होगा मैंने एक बार डेटा कराया था, आपको मैप पढ़ाया था, मैं आपको बता रही थी बर्ड्स की स्पीशीज। तो हम ऐसे मैप में चले थे, न्यूयॉर्क गए थे, फिर हम लोग ग्रीनलैंड गए थे, फिर हम लोग वापस इंडिया आए थे। वहां पर इक्वेडोर के बारे में मैंने बताया था वेस्कुलर प्लांट की स्पीशीज, ठीक है। कभी पढ़ोगे जब दोबारा इकोलॉजी ना, तब आपको रिकॉल आएगा, कोई ना, अभी के लिए यहाँ आते हैं। तो इक्वेडोर के पास कहीं पे ये ग्रुप ऑफ आइलैंड है जिसको गैलापागोस आइलैंड कहते हैं, 13 आइलैंड्स का ग्रुप है ये। तो वो हर आइलैंड पे रुक के ऑब्जर्व कर रहे थे, टॉर्टॉइस देखे उन्होंने, क्रोकोडाइल देखे। जो आप पढ़ते हो वो सिर्फ डार्विन फिंचेस के बारे में पढ़ते हो, ठीक है, जिनको ब्लैक कलर की डक कहते हैं, अब उनको डार्विन फिंचेस बुलाते हैं, ओके। तो बेटा काम आपको पता होना चाहिए उनका काम किससे इन्फ्लुएंस था। वो जो भी काम कर रहे थे, जब वो बोट में होते थे ना, वो रीडिंग करते थे। तो वो थॉमस मैल्थस और एल्फ्रेड वेलिस 2 साइंटिस्ट थे जिनकी रिसर्च से इंस्पायर्ड थे,
जैसे हम कहते हैं ना कि न्यूटन पेड़ के नीचे बैठा तो उनके ऊपर सेब गिरा तो उन्होंने ग्रेविटी डिस्कवर करी, ऐसी ग्रेविटी थोड़ी डिस्कवर कर रही। मैं बैठी हूँ, कुछ हो जाए तो मेरे दिमाग में साइंस थोड़ी आ जाएगी। वो उसी चीज पे वर्क कर रहे थे। तो वैसे ही डार्विन ना थॉमस मैल्थस और एल्फ्रेड वेलेस का वर्क गो थ्रू कर रहे थे ना, इस वजह से उनके दिमाग पे भी नेचुरल सिलेक्शन और इवोल्यूशन की बातें चल रही थी। तो हम मानते हैं कि उनका काम इन दोनों साइंटिस्ट से इन्फ्लुएंस था। ठीक है, अबे मैंने ज्यादा तो नहीं बोल दिया, हो तुम लोग तो दो यस रहे। मैम। अरे बहुत थ्योरेटिकल हो जाता है ना, मेरे को पता नहीं चलता बोलते रहे। अरे मरमरा तो नहीं गए? नो मैम। पक्का ना? ठीक है। मेरे को पता नहीं चलता है, रिवोल्यूशन पढ़ते पढ़ते बहुत आगे चला जाता है, फिर याद आता है क्लास 1 घंटे की थी। वापस आते हैं। स्पेसिफिक पॉइंट इसीलिए प्रेजेंटेशन से पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये लिख के आने हैं। देख मैं अभी भी बता रही हूँ, जहर कहानियां हर बच्चा लिखाएगा, लेकिन नंबर उसको मिलता है जो स्पेसिफिक पॉइंट्स लिखते हैं। तो तुमको ना शाना बनना है पेपर में, स्पेसिफिक पॉइंट लिख के आने। ऐसे इमोशनल नहीं होना कि वो मेरी साथ वाली है ना, उसका पेन ज्यादा चल रहा है, तो पेन ज्यादा नहीं चलाना है, तुझे दिमाग ज्यादा चलाना है कि कहाँ पर कितना लिखना है। ठीक है, 4 पेज बातों से भर देगी, लेकिन अगर 1 पेज पे सही बातें लिख लेगी तो नंबर मिल जाएगा। इस चीज को क्लियर रखना। ठीक है, तो कोई भी आंसर प्रिपेयर करोगे ना, मैं तुमको बताती हूँ जो मैं पढ़ती हूँ, मैं कैसे पढ़ती हूँ। पहले तो मैं अच्छे से रो पिट के पढ़ती हूँ कि हे भगवान फिर से पढ़ना पड़ रहा है, कब खत्म होगी, कितने दुख है मेरी जिंदगी में। अच्छा रो पिट लेती हूँ, मैं ड्रामे कर लेती हूँ, लेट भी जाती हूँ। ठीक है, उसके बाद जब मैं एक्चुअल में पढ़ लेती हूँ फिर मैं बहुत फोकस से पढ़ती हूँ। मैं क्वेश्चन अभी आगे के लगाती हूँ, पीछे के लगाती हूँ, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं ना, बोर हो जाती हूँ। मैं पहले 10 क्वेश्चन लगाती हूँ, फिर मैं पीछे से 100 वाले क्वेश्चन लगाती हूँ। ऐसे करके जब मेरा रोना पिटना खत्म होता है, फिर मैं उसको रिकॉल करती हूँ, नेक्स्ट डे रिवाइज करती हूँ। उस दिन मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है। तो मैं कैसे करती हूँ, अपनी एनसीईआरटी खोलती हूँ, मतलब मेरी जो बुक्स है मैं खोलती हूँ, उसके हेडिंग देखती हूँ, क्योंकि हेडिंग तो चाहिए ना मुझे ये रिकॉल करने के लिए। तो मैंने हेडिंग देखी, वहां लिखा है नेचुरल सिलेक्शन या डार्विन। तो अब मैं पहले सोचूंगी ये डार्विन कौन थे, इसके बारे में क्या क्या बातें, अच्छा ये किताब थी, ये ईयर था, ये ठीक है। मेरे को गिन के 7 पॉइंट्स याद है, चाहे उसमें 50 पॉइंट्स है, मुझको 7 याद है ना, मेरे को एक्चुअल में उतने ही याद है फिर। राइट, फिर मैं सोचती हूँ, उसके बाद मैं रीड करती हूँ, तो मेरे 7 पॉइंट भी क्लियर हो जाते हैं कि हाँ ये सही थे या नहीं, और 1-2 पॉइंट मुझे और याद होते हैं। तो जब आप पढ़ोगे ना इवोल्यूशन, आप बह जाओगे। तो आप ऐसे ही पढ़ना, आप पहला पेज खोलो, उस पे क्या लिखा है, पहली हेडिंग बोल, जल्दी बता, जल्दी बोल। Origin और life of ओरिजिन ऑफ लाइफ। ओरिजिन ऑफ लाइफ पे रुक, अब दिमाग बंद कर, सोच। यूनिवर्स का ओरिजिन हुआ था 20 बिलियन, अच्छा अर्थ का ओरिजिन हुआ था 4.5 बिलियन, ठीक है। उसके बाद कौन से साइंटिस्ट आए थे, सबसे पहले यार स्पेशल क्रिएशन आई थी, उसके बाद कॉस्मिक थ्योरी कहीं पड़ी थी, ओके, फिर ओपेरन हेल्डन का कॉन्सेप्ट था, हॉट डाइल्यूट सूप की बात हुई थी, प्रिमिटिव अर्थ की ये कंडीशन थी, यूरे मिलर एक्सपेरिमेंट था, इसमें ये था। तो जल्दी से सोचेगी 5-10 मिनट लगेंगे, लेकिन तेरा चैप्टर बहुत जल्दी रिवाइज हुआ। अब पढ़ उसको, ओरिजिन ऑफ स्पीशीज को। जब तुम अब पढ़ोगे ना ओरिजिन ऑफ लाइफ को, तुमको इतने अच्छे से क्लियर होगा ना, और जो तुमने नहीं रिकॉल किया ना, तुम उस पॉइंट को अंडरलाइन कर सकती हो। सिमिलरली अभी बताओ थ्योरीज कहाँ पे स्टार्ट हुई है, हेडिंग क्या है, कहीं तो दी होगी। मिली, नेचुरल सिलेक्शन, लिमार्क का कॉन्सेप्ट किसी को मिला, मुझे उठवाओगे मतलब। नहीं मिला, क्या बात कर रहे यार, पागल हो हैं? आपने क्या पूछा? अबे कहीं पे थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन लिमार्क का कॉन्सेप्ट मिला कहीं, कहाँ लिखा है? ये बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में। देख, जैसे मैं पहुंची ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन, है ना, मैंने कुछ नहीं करा, मैंने आंखें बंद करनी है, मैंने सबसे पहले सोचना है यार कब ओरिजिनेट हुए थे, कोई डेट थी, मुझे डेट याद नहीं आ रही, ठीक है, मेरे को याद नहीं आ रही है, लेकिन मेरे को याद है प्रेजेंटेशन में कहीं पढ़ा था। अगर तुम जेन्युइनली पढ़ रहे हो तो तुमको दिखेगी प्रेजेंटेशन या क्लास के नोट्स या तुम्हारे हाथ के नोट्स। फिर सोचना पहले कौन आए थे, ड्रायोपैथिकस, रामापैथिकस, फिर मैं भूल गई सब, लेकिन तुम्हें इतना याद है ना, अब जब तुम पढ़ोगे इस चीज का मतलब बनेगा बहुत। ठीक है, तो हमेशा हेडिंग देख के उसको रिकॉल करना होता है, उसके बाद पढ़ना होता है। अगर बिना रिकॉल करे तुम पढ़ते चले जा रहे हो ना, ये कभी खत्म नहीं होगा, तुम्हारी तैयारी कभी नहीं हो सकती किसी पेपर की, चलती रहेगी। फॉर एग्जाम्पल एडेप्टिव रेडिएशन, सबसे पहले दिमाग में ये आता है एडेप्टिव रेडिएशन क्या है, मैंने ऐसे पिक्चर से याद किया था, मुझे लगता है ये है। तुम्हें लगता है भूल रहे हो, तुम कॉपी पे थोड़ा सा लिख के उसको फटाफट रिकॉल कर लो, उसके बाद रीड दिस, देन यूल अंडरस्टैंड यार इट डज मेक सेंस कि मैंने यही पढ़ा था और यही चीज आ रही है। तो समझ आया पढ़ना कैसे है। ठीक है,
अगर मैंने डायग्राम देखा तो आई क्लोज माय आईज एंड थिंक अबाउट इट कि यार वहां पर ये लिखा था, यहाँ पर ये लिखा था। फिर जब मैं डायग्राम देखूंगी ना और मेरे को पता चल गया कि मैं भूल गई थी CH4 है, मैंने CH3 लिख लिया, तो अब मैं क्या करूंगी, मैं कुछ नहीं, मैं इसके ऊपर ऐसे स्टार लगा दूंगी, यार मैं ये चीज भूली थी, अब मेरे को जब भी मैं ये डायग्राम देखूंगी मुझे इस पे ध्यान देना है। दिस इज हाउ यू रिकॉल। एंड आपको रिकॉल ही करना है क्योंकि आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, आपको सब आता है ऑलरेडी, पर आप रिकॉल नहीं कर रहे हो ना, इसलिए आप भूल रहे हो। तो मेक श्योर कि आप रिकॉल करना स्टार्ट करो। समझ आई? देखो थ्योरीज लिखी, क्वेश्चन ऑफ लाइफ फॉर्म थ्योरी लिखे हैं यहाँ पर बहुत अच्छे से, और उसके बाद ये नीचे एक्सप्लेन करते चले जाएंगे बीच बीच में। चलो वापस आओ चार्ल्स पे। तो इन्होंने ये डेटा दिया इतना, अभी मैंने रिसर्च नहीं बताई, थॉमस मैल्थस और अल्फ्रेड वेलेस के काम से ये प्रेरित थे। तो एक बार थॉमस मैल्थस का काम देखते हैं, फिर उसके बाद इनका काम देखें। थॉमस जिन्होंने बुक लिखी थी एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन, ऐसे नहीं लिखा, उनकी बुक का नाम है ये, ठीक है। पॉपुलेशन की स्टडी उन्होंने करी थी और उसी के ऊपर उन्होंने बुक लिखी थी। उन्होंने, उनका क्या कहना था, एनी स्पीशी लेट्स से ए हैव अनलिमिटेड पोटेंशियल टू रिप्रोड्यूस। अब अपने दिमाग में कोई स्पीशी इमेजिन करो, इमेजिन करो कोई एनिमल। यो मैम। क्या इमेजिन किया? लायन, लायन, काऊ। काऊ, और कोई? रैट, अबे लेट्स से काऊ की पॉपुलेशन ले लेते हैं। काऊ का यार लाइफ साइकिल बहुत लंबा होता है, थोड़ा छोटा लाइफ साइकिल कर ले। यस कैट ले ले। यो मैम। सबसे कॉमन डॉग होता है तुम्हारे एरिया में। यो मैम। एक बार में डॉग अगर देखो तो फीमेल कम से कम 4 से 6 बच्चे तो दे रही है। यो मैम। So any species, let's say dog, have unlimited potential to reproduce. Unlimited potential है ना उसकी reproduce की, कि वो reproduction करे, 6 बच्चे पैदा करे। Still, number of organism of a species remain almost constant as we observe only seasonally it varies. फिर भी तुम देखोगे ऐसा नहीं है कि एकदम तुम उठो और बाहर सिर्फ कुत्ते ही कुत्ते हैं, उनकी लिमिटेड पॉपुलेशन है ना डॉग की आपके एरिया में। आप देखते हो कि अगर ऐसा ब्रीडिंग सीजन आता है उसके बाद जब फीमेल बच्चे देती है उस टाइम पे आपको बहुत बच्चे दिखते हैं, लेकिन आपने कभी नोटिस किया धीरे धीरे पॉपुलेशन कम हो जाती है। यो मैम, सारे बच्चे सर्दियां सरवाइव नहीं कर पाते, कोई एक्सीडेंट में मर जाता है, होता है ना, ये रियलिटी है। यो। सो वो कहते हैं ऐसा क्यों है, अगर अनलिमिटेड पॉपुलेशन ग्रो करने की पोटेंशियल है तो क्यों लिमिटेड है? ऐसा क्यों है कि पॉपुलेशन लिमिटेड रहती है? सिर्फ सीजनली हो सकता है, किसी की अभी ज्यादा हो जब सब बच्चा पैदा हुआ है, उसके बाद लिमिटेड ही पॉपुलेशन होती है। वो एक्सप्लेन करते हैं ऐसे इसलिए क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है। एक एरिया में लेट्स से 3 कुत्तों की फैमिली थी, ठीक है, 3 कपल्स थे, ठीक है, ये 3 कपल थे यानी कि 1 2 3 4 5 6, हर किसी के आगे 6 बच्चे हो गए, 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, है ना। अब यार ये एक ही एरिया में रहते हैं ना तुम्हारे एरिया में, अब घरों में रोटी तो कुछ कुछ लोग ही डालते होंगे, सब तो नहीं डालते जानवरों को खाना, है ना। और रहने के लिए गर्म जगह भी हर जगह तो नहीं होगी कि हर किसी को रहने के लिए अच्छी अच्छी गर्म गर्म जगह मिल गई। तो जब मौसम आया तो बेसिकली खाना एक रिसोर्स है और रहना एक रिसोर्स है। तो अनलिमिटेड जब पॉपुलेशन बढ़ी तो रिसोर्सेज लिमिटेड हो गए, एनिमल के हो गए ना, हर किसी को अच्छा घर नहीं मिला। मे बी इसको एक कोना मिल गया बढ़िया से, इसको एक कोना मिल गया, लेकिन यार इनके बच्चों को तो कोना मिला ही नहीं, तो ये तो सर्दियों में एक्सपोज हो गए। उसके बाद यहाँ पे कंपटीशन भी बहुत होगा, लड़ाई होगी ना। अब अपने एरिया को बचाने के लिए कलेश तो करेंगे, तो कलेश में पॉसिबिलिटी है ना कि किसी का बच्चा मर जाए, पॉसिबिलिटी तो है ना। तो एक्चुअली इट्स अ पॉसिबिलिटी। अगर आपने कभी भी नेचर ऑब्जर्व किया यू विल सी ये होता है कि एनिमल एक दूसरे को मार देते हैं, कि कंपटीशन है ना, तो सबके थोड़े थोड़े बच्चे चले गए भाई, ठीक है। कंपटीशन आपस में भी होगा, एक दूसरे से भी तो बच्चे लड़ रहे हैं। मानो तुम हर रोज 2 रोटी डालती हो, 6 बच्चे हैं खाने वाले, तो लड़ते होंगे ना 2 रोटी के लिए, यो। और ये बच्चे भी तो आपस में लड़ते होंगे। तो इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन भी है भाई बहनों के बीच में, और इंटर स्पेसिफिक तो अलग अलग पड़ोसियों के बीच में। उस कंपटीशन में भी किसी किसी की हालत खराब होती होगी, है ना, मृत्यु तो निश्चित है। इट गिव राइज टू वेरिएशन, है वेरिएशन आने लग जाती है, ठीक है। कॉन्टिन्यूस या डिसकॉन्टिन्यूस थोड़ी देर में समझ आएगा, कॉन्टिन्यूस डिसकॉन्टिन्यूस, ठीक है। अब इसके अंदर वेरिएशन आनी स्टार्ट हो जाएगी। वेरिएशन क्या होगी? वेरिएशन क्या होगी? फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या मैम? अब ऐसे अगर कंपटीशन है तो वेरिएशन आनी स्टार्ट होगी। क्या वेरिएशन होगी? एक एरिया है, मैम बोल बोल बोल। मतलब कि मैम जैसे कि मतलब कि वो नेचर के साथ रहना शुरू कर देंगे, मतलब जैसे नेचर चेंज हो रहा है वैसे। हाँ वेरिएशन आनी स्टार्ट होगी। हाँ हाँ बोल बोल बोल।
उनका मतलब कि मैम जो शरीर है वो नेचर, मतलब कि वो नेचर के जैसे उनके अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाएंगे वो। हाँ, जैसे इनको पता चल गया कि जैसे ही सूरज ढलने लगता है, ठंड ज्यादा हो जाती है, तो तब हंटिंग के लिए जाना नहीं है, अपने घर में ही छुप के बैठना है। ठीक है, ये इनमें वेरिएशन आ गई। ठीक है, ये बात बाकियों को समझ नहीं है, लेकिन इनको समझ आ गई। राइट, दूसरे को समझ आ गई कि जहां पर खाना मिल रहा है बस उसी घर के आगे टिक के रहना है। तो ये इतने लोगों को समझ आ गई, फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, और वेरिएशन कैसी आ गई कि चलो ये दो इतनी बहुत है कि उन्होंने डिसाइड कर लिया जब ठंड होती है तो वो बाहर ही नहीं जाएंगे, और जिस घर पे खाना मिल रहा है बस वहीं रहते हैं, आसपास के एरिया में ज्यादा एक्सप्लोर नहीं करते। इस वजह से कुछ सरवाइव कर जाएंगे। यो मैम। तो जो सरवाइव करके वो अपनी आने वाली जनरेशन को भी तो ये चीज दिखा के जाएंगे ना कि अंधेरा होने में बाहर नहीं जाना है, भाई ठंड बहुत ज्यादा मर जाओगे। राइट, तो यही वेरिएशन उन्होंने, ये समझ उन्होंने आगे पास कर दी। तो नेक्स्ट जनरेशन भी इसी समझ के साथ पैदा होगी, है ना। धीरे धीरे बॉडी भी वैसी मॉडिफाई होती चली जाएगी ना। इस एनिमल को अब अंधेरा होते थोड़ी थोड़ा ड्राउजी फील होने लग गया, क्योंकि वो रूम पे बैठा रहता तो उसको नींद आनी स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे ही सूरज निकलता तो वो एकदम एक्टिव हो जाता है, तो उसके जीन लेवल पे होगी ना म्यूटेशन कुछ ना कुछ, कि अब उसका नेचर बदल गया, है ना। और सर्दियों में रहता है, इस वजह से अब उसकी बॉडी के जो फर है वो ज्यादा बड़े आते होंगे, क्योंकि उसको ठंड को झेलना है। राइट, तो धीरे धीरे ये प्रोसेस काफी सालों तक चलेगा, 1-2 साल नहीं, काफी सालों तक चलेगा। एंड फाइनली और जनरेशन आती जाएगी जो ज्यादा सर्वाइव कर पाएगी नेचर में और ज्यादा बच्चे प्रोड्यूस करेगी। तो देखो कहना क्या चाहते थे, इन्होंने कहा कि जब इन्वायरमेंट बदलता है तो जो ऑर्गेनिज्म उस इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो जाता है, नेचर उसको सिलेक्ट कर लेती है, जो अडेप्ट नहीं होता वो मर जाता है। ठीक है, नेचर सिलेक्ट कर लेती है, मतलब अलाउ कर देती है कि तू जी ले। फिर जिसको वो अलाउ करती है जीने के लिए, वो अपनी पॉपुलेशन बढ़ाता है और उसकी जनरेशन भी उसी की तरह दिखने लग जाती है। ये इवोल्यूशन था इनके अकॉर्डिंग, समझ आया। यो मैम। जैसे कि आपने बताया कि अगर वो अंदर रहने लग पड़े तो फिर उनको थोड़ा ड्राउजी सा दिखने लग पड़ेगा, तो नेक्स्ट जनरेशन में भी पास हो जाएगा। तो फिर ऐसे तो उनके जीन नेक्स्ट जनरेशन में भी पास हुए, तो फिर उन्होंने कैसे बोला कि नेक्स्ट जीन में जनरेशन पास नहीं होंगे, कि अगर वो नेक लंबी करते हैं तो आगे वालों की लंबी ही होगी, या फिर हम किसी बॉडी पार्ट को यूज नहीं करते तो नेक्स्ट जनरेशन में वो यूज करेंगे ही उसे। ये चांस फैक्टर है, ये वो कहना चाहते थे कि जैसे उन्होंने बोला ना कि मैं बॉडी का सिर्फ एक ही पार्ट यूज कर रहा हूँ, और वो 100% है कि वो वाला जीन नेक्स्ट जनरेशन में जाएगा। ऐसे जिराफ इवॉल्व हुए। लेकिन इनका कहना है कि जो इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ढल गया, उसके जीन, वो ढलने वाले जीन नेक्स्ट जनरेशन में अगर गए तो नेक्स्ट जनरेशन भी सर्वाइव करेगी, और अगर नहीं गए तो नहीं सर्वाइव कर पाएगी। तो यहाँ पर वो बात बहुत क्लोज कह रहे हैं दोनों, लेकिन यहाँ पे ये कह रहा है कि पॉसिबिलिटी है ऐसा हो। लिमार्क एडमेंटली, मतलब बिल्कुल कॉन्फिडेंटली कह रहा था कि ऐसा ही होगा, वो वहां गलत हो गया था। तो फिर मैं ह्यूमन के केस में भी हो सकता है ना, क्या कि अगर अगर हम किसी भी बॉडी पार्ट को यूज ना करें तो फिर वो नेक्स्ट जनरेशन में ना होगी। जो इवोल्यूशन है ना, इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ पॉपुलेशन। यस मैम। तो अगर मैं मान लू कि हमारी 2 करोड़ मनुष्य धरती के ऊपर, है ना, 1.5 करोड़ मनुष्य, 100 करोड़ मनुष्य शायद एक जैसा काम कर रहे हो, तो मे बी नेक्स्ट जनरेशन में वो पास ऑन हो, शायद, पॉसिबिलिटी बहुत कम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इवोल्यूशन होगा, लेकिन ये सालों का प्रोसेस होता है और पॉपुलेशन लेवल पे होता है। बेटा जो तू कह रही है ना, वो एक इंडिविजुअल की बात कर रही है। ठीक है, तो इंडिविजुअल लेवल पे कभी इवोल्यूशन नहीं होता, पॉपुलेशन लेवल पे होगा, समझे। यस मैम। क्लियर हुआ ना। यस मैम। ठीक है, सो ये बात इन्होंने कही थी। अब डार्विन ने क्या करा, डार्विन ने गैलापागोस आइलैंड पे गए थे और उन्होंने क्या किया था, कोई बता दो यार, डार्विन की कहानी तो 1000 बार सुना चुकी हूं। कोई बता दो डार्विन ने क्या किया, फिर मैल्थियस और डार्विन की कहानी को जोड़ेंगे। डार्विन नहीं बता रही मैं, डार्विन में बहुत बार बता चुकी हूँ। डार्विन बताओ क्या बोला था। गैलापागोस आइलैंड गए, वहां पे उन्होंने फिंचेस देखी, फिर उन्होंने एक और फिंचेस देखी, उन्होंने कुछ नोटिस किया, फिर उन्होंने वो डेटा इकट्ठा किया। क्या नोटिस किया था, बोलो बोलो भाई। मैं नहीं बुलाऊंगी डार्विन, डार्विन पता है सबको। राजकुमारी, प्रीति, पूजा, मुस्कान, जगदीश, नेहा, रुषि, मीनाक्षी, सुनिधि, तान्या, बोलो। डार्विन फिंचेस में जैसे कि ना डिफरेंट टाइप ऑफ बीक्स, जैसे कि जो वहां पे बर्ड्स रहते थे ना, उनकी बीक, जैसे फर्स्ट बीक है उसकी थोड़ी बीक मोटी थी और आगे से ज्यादा तीखी नहीं थी,
क्योंकि उसका जो फूड ईटिंग है मतलब था वो उसके बीक के अकॉर्डिंग था। जैसे कि उसकी जो बीक आगे से मोटी थी तो वो उस हिसाब से मतलब फूड खाती थी। जैसे जैसे वहां पे फूड चेंज होने लगा, वहां के जो बर्ड्स की बीक है वो भी चेंज होने लगी और आगे से थोड़ी तीखी होने लग पड़ी। और वहां पे फूड की नई नई, जैसे कि सीड्स, कोई सीड्स खाता था, कोई एनिमल्स इंसेक्ट्स खाता था, कोई फ्लावर खाता था। तो उस हिसाब से वहां के जो बर्ड्स थे उनकी बीक्स थी। पहले थोड़ी मोटी थी, उसके बाद थोड़ी पतली सी आई, और लास्ट की जो थर्ड नंबर वाली थी उसकी बीक थोड़ी सी छोटी हुई और थोड़ी सी तीखी हुई। और जो फोर्थ नंबर की थी उसकी बीक थोड़ी तीखी हुई, क्योंकि वो इंसेक्ट्स को ज्यादा खाती थी, जिससे कि उसकी बीक को इंसेक्ट पकड़ने में वो इजीली इंसेक्ट्स को पकड़ सके। करेक्ट। तो फिर इससे इवोल्यूशन के बारे में क्या पता चला तेरे को बेटा? तुझे क्या पता चला इवोल्यूशन के बारे में? बोल, बिल्कुल सही रही है, गुड। पता क्या चला तुझे? ये जिस हिसाब से हमारे नेचर में चेंजेस आ रही होती हैं, तो हम जो एनिमल्स है वो सॉरी बर्ड्स जो हैं वो अपने आप को नेचर के अकॉर्डिंग अडेप्ट कर रही हैं। हाँ, इसलिए उनकी बॉडी भी धीरे धीरे इवॉल्व होती चली जा रही है। दिस इज इवोल्यूशन, कि जैसे जैसे नेचर में चेंज आया उसके अकॉर्डिंग बॉडी ने अडेप्ट किया। जिसकी बॉडी अडेप्ट कर ली उसको नेचर ने सिलेक्ट कर लिया, उसी ने अपने बच्चे प्रोड्यूस करे और आने वाली जनरेशन में वो वेरिएशन दिख गई। जिसकी बॉडी ने अडेप्ट नहीं करा वो भूखा मरा, उसके बच्चे भी नहीं हुए। फॉर एग्जाम्पल, ये सीड खाने वाली थी फिंचेस, ठीक है। अब आइलैंड पहले बड़ा था, बहुत सीड थे, लेकिन अब आइलैंड छोटे छोटे भागों में टूट गया। अब इतने से एरिया में रहते हैं, ठीक है, यहाँ सीड है, सीड खाने वाली फिंचेस है, लेकिन यहाँ पे इंसेक्ट भी मिलते हैं। अब इंसेक्ट खाने के लिए मोटी वाली बीक काम नहीं कर रही, तो कुछ फिंचेस ने क्या किया, अपनी बीक को कर लिया ऐसे पतला, ताकि मिट्टी में से बीक घुसाए और वहां से इंसेक्ट खींच के निकाल के खा जाए। जिन्होंने पतला कर लिया वो सर्वाइव कर गई, तो नेचर ने उसको जगह दे दी भी, हाँ भाई जी ले। इसको हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचर ने अलाउड कर दिया कि जी ले। तो जो सर्वाइव कर गई उसने बेबीज प्रोड्यूस करे, बेबीज प्रोड्यूस करे तो आने वाले बच्चे भी तो उसने अपनी बीक टाइप के प्रोड्यूस करे होंगे ना, वो भी सर्वाइव कर। तो देखो एक नई वेरिएशन आ गई ना, इसको हम कहते हैं इवोल्यूशन, कि अब नई टाइप की वेरिएशन आ गई। जो दूसरे थे, देखो सीड खाने वाले, जहां तक सीड थे वहां तक तो वो सर्वाइव कर रहे, लेकिन बाकी सारे मर गए। तो आगे आपको ये वाली वेरिएशन दिखनी बंद होगी, आपको सिर्फ ये वाला एनिमल दिखना स्टार्ट हो गया। दिस इज व्हाट डार्विन स्टडी। डार्विन ने कहा कि वो जिस भी आइलैंड पे जा रहा है ना, वहां पे फिंचेस की बीक एक दूसरे से डिफरेंट है। लेकिन स्टार्टिंग में जो फिंचेस थी ना वो सिर्फ सीड खाने वाली थी, लेकिन अब वो देखता कोई पतली सी चोंच वाली है, कोई मोटी चोंच वाली है, किसी की बीक ऐसे थोड़ी नीचे को हो रखी है। तो डिपेंडिंग अपॉन वो क्या खा रही है उस हिसाब से उनकी बीक मॉडिफाई हो। तो उन्होंने कहा इवोल्यूशन ऐसा ही है, जैसे एनवायरमेंट चेंज होगा ना वैसे हमारी बॉडी अपने आप चेंज होती है। जिसकी चेंज हो जाती है वो सर्वाइव करता है, जो चेंज नहीं होता वो सर्वाइव नहीं कर पाता। इसी को इवोल्यूशन कहते हैं। तो डार्विन के पार्टिकल्स उठा के ले आया था, उनके फिंचेस के पार्टिकल उठा के ले आया था बीक, और उन्होंने बीक दिखा के सबको समझाया था कि स्टार्टिंग में एक ही थी फिंचेस, ये सीड खाने वाली मोटी बीक वाली, लेकिन अब इतनी वैरायटी मिलती है। तो अगर इवोल्यूशन नहीं है तो इतनी वैरायटी कहाँ से आ गई भाई? एक ही टाइप का बर्ड है, इतनी सारी बीक वाला कहाँ से आ गया? क्योंकि इवोल्यूशन एग्जिस्ट करती है नेचर में, टाइम के साथ हमारी बॉडी इवॉल्व होती है। इसलिए उनकी रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि वो सैंपल लेके आए थे। समझ आई बात? तो मैल्थियस ने भी ऑलमोस्ट यही कहा था, पर उनके पास प्रूफ नहीं था। डार्विन प्रूफ लेकर आए थे, ये सबसे बड़ी बात थी। ठीक है, तो अब उनके पोस्टुलेट देख लेते हैं। डार्विन पुट फोर्थ दैट विद प्रूफ्स कि इंडिविजुअल विद बेनिफिशियल वेरिएशन विल सर्वाइव मोर। उन्होंने कहा जिसकी वेरिएशन बेनिफिशियल है, जो उसको मदद कर रही है, जैसे तीखी चोंच हो गई, जो उसको मदद कर रही है सर्वाइव करने में, वो ज्यादा सर्वाइव करेंगे नेचर में, ज्यादा सर्वाइव करेंगे। तो ज्यादा सर्वाइव को हम बोलते हैं फिटेस्ट है। फिटेस्ट का मतलब क्या है? Whenever the term fittest come, इसका मतलब वो नेचर के अकॉर्डिंग अडेप्ट हो चुका है। नहीं, जब भी मैं बोलूंगी ना एनिमल फिट है, इसका मतलब वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर सकता है। Yes, तो इसका मतलब है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाना। ठीक है, तो उन्होंने कहा सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट हो जाएगा, मतलब कि वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर पाएगा, और वही सर्वाइव करेगा ना जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है, नहीं तो जनरेशन ही मर जाएगी बाकी की। फिटेस्ट जो टर्म थी वो हर्बर्ट स्पेंसर ने दी थी, यूज डार्विन ने करी थी। ये बात याद रखना है, नीट में आ सकती है। तो उन्होंने कहा जो फिटेस्ट है, मतलब जो रिप्रोड्यूस कर सकता है, वो और बच्चे पैदा करेगा। बच्चे पैदा करेगा तो नेचर में स्प्रेड हो जाएगा, और फाइनली नेचुरल सिलेक्शन हो जाएगी। नेचुरल सिलेक्शन तो यही होगी ना कि जो सर्वाइव कर सकता है अच्छी वाली वेरिएशन के साथ, वो सर्वाइव कर जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन कह देंगे उसको, जो नहीं सर्वाइव करा वो मर गया। तो बेटा नेचुरल सिलेक्शन कुछ नहीं होती, बस कोई नेचर में सर्वाइव कर पा रहा है ना, उसको नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। नेचर ने अलाउड कर दिया तुमको रहने के लिए, तुम भी नेचुरल सिलेक्शन ही हो, तुमको अलाउड कर रहे हैं रहने के लिए। समझ आई बात?
यो यो मैम। डार्विन के कॉन्सेप्ट में याद क्या रखना है, वर्ड नेचुरल सिलेक्शन जरूर लिख के आना है, हमने वर्ड फिटेस्ट भी लिख के आना है, ठीक है, ये दो चीजें याद रखनी है। यो यो मैम। सेम टाइम की स्टडी करी थी अल्फ्रेड रसल वेलिस। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। बेटा आवाज आ रही है? यो यो मैम। यो यो मैम। लाइट चली गई एक्चुअली, एक सेकंड, इसलिए बंद हो गया। अभी आ रही है? यो यो यस मैम। मैम। चल बेटा, तो जैसे ना अपने डार्विन ने किया था वैसे ही वेलिस ने भी किया था, वो भी सेम डार्विन जैसे कंक्लूजन पे आया था। तुम समझ रहे हो, रिसर्च सब कर रहे हैं, लेकिन फिर डार्विन को क्यों हम जानते हैं, क्योंकि वो प्रूफ लेके आए थे। तो कौन अपने काम को बढ़िया तरीके से रिप्रेजेंट कर सकता है ऑन टाइम, दैट मैटर्स अ लॉट, ठीक है। और डार्विन से हमने सीखा कि नेचर के साथ अडेप्ट करना बहुत जरूरी है? अगर नहीं करेंगे तो पीछे रह जाएंगे, सही बात है ना? यो यो मैम। यो यो मैम। इसलिए जो चेंज आता है वो जरूरी है। अभी तुम स्कूल से कॉलेज जाओगे तो तुम्हें दिक्कत तो होगी, काफी सारी दिक्कतें होगी जो समझा नहीं सकती मैं, अभी तुम्हें धीरे धीरे समझ आएगी, लेकिन अब धीरे धीरे अडेप्ट कर जाओगे। तो कभी भी नई जगह जाओ ना, परेशानी हो, तो हमेशा याद रखना कि नेचुरल सिलेक्शन तभी होगी, नेचर आपको तभी रहना अलाउड करेगी जब धीरे धीरे घुलने मिलने लग जाओगे। उसका मतलब ये नहीं है कि अब वैसे ही हो जाओ जैसे सामने वाला है, बस अब धीरे धीरे एडजस्ट करना स्टार्ट कर दो, है। किसी की संगति पसंद है तो अपने साथ रह लिया करो, ऐसा कुछ नहीं है, अपने साथ भी घूम सकता है इंसान मस्त, राइट। दिस इज समथिंग वी लर्न फ्रॉम डार्विन। अब देखो सबसे बढ़िया ये है कि डार्विन ने, बेटा वो जो जिराफ वाली कहानी में कौन बहुत कंफ्यूज था अभी, आरुषि थी या राजकुमारी थी, कौन बोल रहा था? तो प्रीति, कौन सी बच्ची है? प्रीति। प्रीति, देख प्रीति, प्रीति को ये दिक्कत है कि यार दिमाग की बात कहाँ गलत थी, वो भी तो सही बोल रहा था। अब तुम डार्विन के पॉइंट ऑफ व्यू से सुन और सोच तो क्या कह रहे हैं। डार्विन कह रहा है कि ऐसा है कि बड़ी नेक वाले जिराफ थे, कभी बने होंगे नेचर में, छोटी नेक वाले जिराफ भी थे कभी नेचर में बने, ठीक है। जब खाने की कमी हुई ना, छोटू नेक वाले जिराफ मर गए क्योंकि उनको तो खाना मिला नहीं, लेकिन बड़ी नेक वाले जिराफ बच गए, ठीक है। ये फिटेस्ट हुए, इस वजह से इन्होंने बहुत बच्चे पैदा करे, और इस वजह से आज हमें कौन सी नेक वाले दिखते हैं? बड़ी वाले। हो सकता है छोटी नेक वाले जिराफ कभी हो, पर हमें वो इसलिए नहीं दिखते क्योंकि वो सरवाइव नहीं कर पाए चेंजिंग एनवायरनमेंट के साथ, समझ आई? ये उनका कहना था। तो मेरे को ये थोड़ी थोड़ी ज्यादा सॉलिड लगती है, बट पता है आज के टाइम में लिमार्क की थ्योरी को भी रिवाइव किया जा रहा है कि लिमार्क की थ्योरी भी शायद गलत नहीं है। इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट ही ऐसा है, आप किसी पर्सपेक्टिव से सोचो वो सही लगता है, किसी पर्सपेक्टिव से गलत लगता है। तो तुम्हारे जितने डाउट है वो जायज है, नाजायज नहीं है, वो तुम भी सही रहे हो कि ऐसा क्यों है, लेकिन इवोल्यूशन है ही ऐसा, हर किसी का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। तो अगर आप इसमें आगे स्टडी करोगे, पीएचडी वगैरह में अगर जाते हो ना, तो आपको और ज्यादा इस पर सोचने का मौका मिलता है। तो किसी को इंटरेस्ट है तो इस लाइन में जरूर जाना, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है ये। चलो आगे बढ़ो। यो मैम। देख बेटा, क्वेश्चन आएगा इससे, नेचुरल सिलेक्शन 3 तरीके की होती है, नेचर किस तरीके के कैरेक्टर को सिलेक्ट कर रहा है। देखो नेचुरल सिलेक्शन मतलब नेचर जो तुम्हारे ये बाहर है, तुम्हारे घर के बाहर में दरवाजा खोल के बाहर जाना देखना, ये सारी नेचर है। वो किसको सिलेक्ट करता है? फीचर्स, कौन से फीचर को सिलेक्ट करता है, वो क्या चाहता है वो ना, अगर मैं उसका जो सिलेक्शन है उसको ग्राफ में डाल दूं तो वो कैसा दिखेगा, ठीक है। तो मान लो ये मेरा ग्राफ है छोटू सा, मैं बोल रहा हूँ नेचर क्या कैरेक्टर सिलेक्ट करेगा, ये मेरा कैरेक्टर है, तो मेरा नेचुरल सिलेक्शन है। मैं कह रही हूँ क्या सिलेक्ट करेगा, 3 कैरेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल ये है मेरी छोटी हाइट, ह्यूमन की बात कर ले, मेरी स्मॉल हाइट की ह्यूमन है, छोटू छोटू, मेरे बड़े टॉल ह्यूमन है, बड़े बड़े। लेकिन तुमको कौन सी हाइट के लोग ज्यादा दिखते हैं, छोटे या बड़े? मीडियम। मीडियम मीडियम दिखते हैं ज्यादा, ठीक है। सारे खंबे जैसे नहीं होते, सारे चुत्तू पुच्चू नहीं होते, मीडियम हाइट के दिखते हैं। तो नेचर ऐसा कर सकती थी कि सब टॉल हाइट के बनाए तो एक एक्सट्रीम फीचर की तरफ गई, या सब स्मॉल हाइट के बनाए एक एक्सट्रीम फीचर की तरफ गई, या फिर सारे के सारे मीडियम हाइट की बनाए,
या ऐसे भी तो कर सकती है, क्या तो सारे स्मॉल बना दे या तो सारे टॉल बना दे। तो नेचुरल सिलेक्शन 3 टाइप की होती है, का मतलब ये है नेचर ने क्या फीचर सिलेक्ट करे। तो हम 3 फीचर रख देते हैं नेचर के सामने और हम कहते हैं बताओ नेचर क्या सिलेक्ट करेगी। तो नेचर ने कुछ भी सिलेक्ट कर सकती है, तो ऑन द बेसिस ऑफ सिलेक्ट करेगी। 3 टाइप की नेचुरल सिलेक्शन होती है, स्टेबलाइजिंग, डिसरप्टिव एंड डायरेक्शनल। समझ आई? यो मैम। अगर मैं स्टेबलाइजिंग बोलूं तो तुमने सीसो सुना है? सीसो यो मैम। है? अगर मैं इसको स्टेबलाइजिंग बोलूं तो मेरे को बताओ दोनों तरफ भार कैसा होना चाहिए? बराबर। बराबर का। वही है ना, उसको कहते हैं ना फिर स्टेबलाइजिंग। यो मैम। तो एकदम बराबर भार होना चाहिए, है ना। तो अगर बराबर भार है तो दोनों बराबर भार के आपको बिठाने पड़ेंगे ना, तभी ये रुकेगा, राइट। मान लो बराबर भार के लोग नहीं है, फिर मैं क्या करूं, अलग अलग वेटेज के लोग है तो क्या करें, कहाँ बिठाऊं मैं उनको, यहाँ बिठाऊं, ए पे बिठाऊं, बी पे बिठाऊं या सी पे बिठाऊं? सेंटर पे। सेंटर में पे। हाँ, सेंटर बिठा दो तो बैलेंस हो जाएगा ना। यस मैम। तो स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन इज अ नेचुरल सिलेक्शन जहाँ पे कौन सा कैरेक्टर सिलेक्ट होता है, मीन कैरेक्टर, मीन और या फिर मीडियम कैरेक्टर इज सिलेक्टेड। ठीक है, डेफिनेशंस आपके पास है, देख लेना। इज सिलेक्टेड। मच्छर आगे। इसे ग्राफ कैसे बनेगा देखो, है ना। यहाँ पर कैरेक्टर था, मैं ह्यूमन बेबी का वेट ले लूं। यो मैम। अब ह्यूमन बेबी जब पैदा होता है तो उसका वेट ले लेते हैं हम लोग। कितने किलो का होना चाहिए? 2 kg। पक्का? यस मैम। जी। है? पूछ रही हूँ यार, बताओ। मैम 2.5 किलो होना चाहिए वैसे। 2.5 किलो होना चाहिए? यस मैम। बेटा वैसे तो कम से कम 3 से 4 किलो का तो बच्चा होना चाहिए। 2 kg तो अंडर वेट नहीं हो गया? मैम 2.5 से ज्यादा भी हो सकता है बट मैक्सिमम 2.5। ठीक ठीक है आंटी जी, कम नहीं रखेंगे। बच्चा हम अपने एग्जाम्पल में बढ़िया भारी रखेंगे। ठीक है, आंटी ने 2.5 kg कह दिया, बात यहीं खत्म होगी। ठीक है, तो मीडियम वेट हो गया 2.5 kg। कम वेट रख लेते हैं आंटी, रखेंगे नहीं हम, आप देखो। ठीक है, हम मैक्सिमम रख लेते हैं 5 kg, राइट। तो अगर स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन है तो बताओ ग्राफ किस डायरेक्शन में जा रहा होगा? कौन सी वैल्यू? हाँ, है ना। तो क्या आंटी ने बोल दिया 2.5 kg एक वैल्यू लेनी है, ठीक है। तो जब भी नेचर मीडियन कैरेक्टर को सिलेक्ट करते हैं तो उसको हम कहते हैं स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। ये नेचर में होता है। अब देखो, चाहे बच्चा अमेरिकन हो, ठीक है, चाहे ब्रिटिशर हो, चाहे इंडियन हो, कहीं पे भी, अब इंडिया में देख लो, साउथ ईस्ट नॉर्थ वेस्ट, बच्चा कहीं भी पैदा हो रहा हो, ये जनरल बॉडी वेट हो गया ना 2.5 kg, 2.5 kg, 2.4 kg जनरल बॉडी वेट है। इसी के बीच में आपको वैल्यू मिलेगी बच्चे की। तो हमेशा डॉक्टर इसी के बीच में पता लगा लेता है कि बच्चा ओवर वेट है या अंडर वेट है। यानी कि नेचर ने सिलेक्ट कर लिया है कि इंसान का जो बेबी होगा ना, उसका वेट लगभग इसके करीब होगा, 2.5 kg, एक मीडियम वैल्यू होगी। तो नेचर ने सिलेक्ट करा है कि जो ह्यूमन बेबी का वेट है वो स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन है, कि यही वैल्यू आएगी, तब सब ठीक है। जिसकी ऊपर नीचे आएगी तो उसकी जान को खतरा है ना। समझ आई? है ना, किसी की वैल्यू कम आती है तो उस बच्चे के सर्वाइवल को खतरा होता है, अंडरवेट है बच्चा, और किसी की ज्यादा आती है तो डिलीवरी में माँ को खतरा हो जाता है। सोचो इतना भारी बेबी है तो नेचुरल डिलीवरी कैसे होगी ना, इट्स वेरी वेरी रिस्की केस, राइट। तो नेचर ने क्या देखा, ऐसा नहीं है, देखो ओवरवेट बच्चे भी होते होंगे, ओवरवेट बच्चे हुए भी होंगे, है ना, अंडरवेट बच्चे भी हुए होंगे और मीडियम भी हुए होंगे। जैसे जिराफ था, लंबी हाइट वाला, छोटी हाइट वाला, लेकिन सबसे ज्यादा कौन से वेट वाले बच्चे सर्वाइव करे होंगे? 2.5 kg। फिर वो बच्चे बड़े हुए, उनके आगे बच्चे हुए, यही जीन आगे पास होने गया 2.5 kg, और करते कराते अब मैक्सिमम पॉपुलेशन के बच्चे कौन से वेट के हो रहे हैं? 2.5 kg। ऐसे समझ लो, ये टॉल वाला जिराफ है, ये बिल्कुल डॉर्फ वाला जिराफ है, और ये टॉलेस्ट वाले जिराफ, चलो टॉलेस्ट वाला कोई था नहीं, पर मान लो इतना टॉल है कि नीचे घास नहीं खा सकता, तो टॉलेस्ट वाला भी सर्वाइव नहीं कर पा रहा, डॉर्फ भी नहीं कर पा। कौन कर पा रहा है? जिसकी नेक लंबी थी, मीडियम टाइप की, है ना? हाँ, अभी समझ आया? चलिए, क्योंकि नेचर भी तो हिट एंड ट्रायल ही कर रही है।
कोई पैदा होता है, कोई सर्वाइव करता नहीं करता, तभी उसको समझ आता है किसको करवाना है किसको नहीं। सो दिस इज स्टेबलाइजिंग। नेक्स्ट इज डायरेक्शनल। डायरेक्शनल मतलब एक तरफ जाना। एक डायरेक्शन। तो हमेशा ना ग्राफ के जो लास्ट की वैल्यूज होती है उसको एक्सट्रीम वैल्यूज कहते हैं। तो नेचुरल, मैं लिख देती हूँ, सॉरी, सिलेक्शन ऑफ वन एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, ये तो आपने पढ़ा भी है, ये आप कल भी पढ़ोगे मेरे साथ। कल तो नहीं, कल तो सैटरडे, आप ट्यूसडे को पढ़ोगे मेरे साथ। ठीक है, ट्यूसडे को इवनिंग क्लास में ही पढ़ोगे कि ये क्या होता है। कुछ नहीं होता, जैसे हम ग्राफ बनाते हैं। आपने मेलेनिज्म का एग्जाम्पल पढ़ा था मॉथ में, इंडस्ट्रियल है ना। मान लेते हैं 3 तरीके के मोथ है अपने पास। ठीक है, एक थे डार्क कलर के, एक थे लाइट कलर के, और एक थे मीडियम कलर के। ठीक है, तो मीडियम, डार्क, लाइट, मीडियम, डार्क, लाइट, ऐसी था। तो बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन, जब तक इंडस्ट्री नहीं आई थी, तब तक किस कलर के मौत का ज्यादा सर्वाइवल था? लाइट कलर के। तो नेचर किसको सिलेक्ट करी थी? लाइट कलर के। तो अगर मैं ग्राफ बनाती तो मुझे कहां पर पीक मिलती? लाइट है ना। फिर जब हमारी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई तो आपको कैसी पिक मिलने लग गई? कौन से वाले ज्यादा मिलते हैं? डार्क कलर। तो नीचे चली गई डार्क कलर। अब आपको पिक ऐसे मिल रही है। जर्नली हम ग्राफ को ऐसे बनाते थे कि यार ऐसा कुछ होना चाहिए था, सबकी थोड़ी थोड़ी वैल्यू होनी चाहिए थी। लेकिन आपको देखने को मिला नेचर ने कभी एक एक्सट्रीम वैल्यू को सिलेक्ट करा, है ना, ये एक्सट्रीम वैल्यू है, ये कभी दूसरी एक्सट्रीम वैल्यू को सिलेक्ट करा। तो जब भी नेचर एक्सट्रीम वैल्यू को सिलेक्ट करती है तो हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में जा रही है। समझिए, उसका ब्यूटीफुल एग्जाम्पल होता है इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म। ओके जी, यस मैम। अब आते हैं डिस्ट्रप्टिव। ठीक है, डिस्ट्रप्टिव का अपना ही है। डिस्ट्रप्टिव का एग्जांपल आपके एक्चुअली एनसीईआरटी में है नहीं, बट डिस्ट्रप्टिव का मतलब है सिलेक्शन, ध्यान से सुनना, सिलेक्शन ऑफ बोथ एक्सट्रीम वैल्यूज। ठीक है, एक्सट्रीम वैल्यूज को ही सिलेक्ट करना है। ठीक है, मीडियम वाली सिलेक्ट नहीं करनी, एक्सट्रीम वैल्यू को सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ग्राफ है, नॉर्मल ग्राफ है, आपको नॉर्मल से ग्राफ ऐसे बनना था, पूछू, लेकिन अब एक्सट्रीम वैल्यू को सिलेक्ट कर रहा है। ठीक है, मान लो एक्सट्रीम वैल्यू ए, बी, सी, तो एक्सट्रीम वैल्यू होगी कौन कौन सी को बोलूंगी मैं एक्सट्रीम वैल्यू बेटा? ए और सी को। तो ग्राफ कैसा बन रहा है आपका? 2 पीक वाला। हाँ, दो मुहैया ग्राफ जो बनता है ना, ग्राफ, सॉरी, 2 मुहैया ग्राफ वाले यही है। ये ए वैल्यू को प्रेफर करा, बीच वाले को छोड़ दिया, सी वैल्यू को प्रेफर करा। ठीक है, सो दिस इज अ डिस्ट्रप्टिव इवोल्यूशन। वो तो ये भी है नेचर में, लेकिन आपको एग्जांपल नहीं आता, मैं इसमें कंफ्यूज नहीं करूंगी आपको। बेबी का वेट और जो आपका मेलेनिज्म का कॉन्सेप्ट है उसका एग्जांपल आता है। हाँ बेटा बोल बोल। ठीक है, तो दिस इज एन डिस्ट्रप्टिव। डिस्ट्रप्टिव याद रखना इजी है क्योंकि इसमें आपको क्या मिलते हैं? 2 पीक्स। ठीक है, ये देखो यहाँ पर बना भी हुआ है एक्चुअल ग्राफ्स। देखो, अब मेरे को बताओ कौन सा डिस्ट्रप्टिव होगा? थर्ड वाला। और डायरेक्शनल देखो, एक सेंटर से दूर जाएगा, एक सेंटर है ना, ये सेंटर है, सेंटर पे है तो ये स्टेबलाइजिंग है। सेंटर से दूर चला गया किसी भी डायरेक्शन में तो वो डायरेक्शनल हो गया। तो आपको ग्राफ बनाने को बहुत आराम से नीट में आ सकता है। ओके, ठीक है। अब इसके बाद लास्ट सुनते चले जाओ, दैट इज ए म्यूटेशन थ्योरी। इनकी प्रॉब्लम ये थी कि इन्होंने बात तो सही बोली लेकिन ये फ्लेक्सिबल नहीं थे। इनका कहना था, डार्विन कह रहे हैं इवोल्यूशन नेचुरल प्रोसेस है, धीरे धीरे होता है नेचर में, है ना, धीरे धीरे डार्विन फिर चीज इवॉल्व हुई है। जो ह्यूगो दी वेरिस थे, इनका कॉन्सेप्ट था इवोल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ म्यूटेशन। इन्होंने कहा एक जीन है हमारे डीएनए में, वो जीन खराब हो गई, सही होगी, वो म्यूटेट होगी, अब वो अलग तरीके से अपने आप को एक्सप्रेस कर रही है। ठीक है, रेड होगी ये, तो अब आपको नया फीचर देखने को मिलेगा, कहते हैं ये म्यूटेशन होती है और इसी म्यूटेशन की वजह से इवोल्यूशन आती है। ये बात सही है? वैसे म्यूटेशन होके इवोल्यूशन हो सकती है? नो मैम। क्यों नहीं हो सकती? अगर हमारा जीन है, हमारी पॉपुलेशन का जीन है कि ह्यूमन स्किन कलर आएगा, मान लो जीन में ही कोई गड़बड़ी हो जाए और हमारे ह्यूमन में पिगमेंट बनने लग जाए पिंक कलर का, तो हम क्यों नहीं दिखेंगे गुलाबी? यस मैम। आपको देख सकते हैं ना। तो बात तो सही है कि म्यूटेशन इवोल्यूशन को जरूर मदद करती है, लेकिन सारी इवोल्यूशन म्यूटेशन की वजह से थोड़ी होती है। यस मैम। तो इनका कहना था कि नहीं, म्यूटेशन की वजह से ही होते हैं। ये इनका बस यहीं पे आके फंस जाते थे कि
ये नहीं मान रहे थे कि डार्विन ने जो बोला वो सच है, डार्विन ने जो बोला वो भी सच है, इन्होंने जो बोला वो भी सच है। प्रॉब्लम बस ये थी, ये मान नहीं रहे थे कि उसकी बात भी सच है। ठीक, तो इनके हिसाब से म्यूटेशन इज अ नथिंग बट अ सडन प्रोसेस। म्यूटेशन सडन है लेकिन इवोल्यूशन सडन नहीं है, इवोल्यूशन हमेशा स्लो होती है। आज इवोल्यूशन स्टार्ट हुई है, हमारी बहुत सारी जनरेशन बाद में देख पाएगी ह्यूमन में क्या इवोल्यूशन हुई है, ठीक है, हम नहीं देख पाएंगे। तो इनके हिसाब से म्यूटेशन बड़ी जल्दी होती है, तो इवोल्यूशन भी जल्दी से हो जाती है, एक एक दिन में हो जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है, राइट। तो यहाँ पे इनकी थ्योरी थोड़ा सा लैग कर जाती है। लेकिन ह्यूगो डी विलियर्स वही थे जिन्होंने आपको याद है मेंडल का वर्क रीडिस्कवर किया था। यस मैम। यो मैम। क्वेश्चन क्या आता है, ये किस पे काम कर रहे थे, एक प्लांट पे काम कर रहे थे, इस प्लांट का नाम था ओइनोथेरा लिमार्कियाना। तो देख रहे हैं ये लिमार्किज्म से रिलेटेड नहीं है, इनका वर्क इस प्लांट पे था 1901 में। याद रखना ये प्लांट कंफ्यूज करता है, ह्यूगो डी विलियर्स का प्लांट है ये, उन्होंने इस पे वर्क किया। ओके, कौन सा प्लांट है ये? ओइनोथेरा लिमार्कियाना, इसका नाम ही लिमार्कियाना इस वजह से ये ऐसे दिखता है, छोटू सा येलो येलो पेटल्स वाला। ठीक है, तो बस इस पे कंफ्यूजन हो जाती है, तो डोंट गेट कंफ्यूज ओवर। ओके, तो इनके जो पोस्टुलेट है वो यही है, सडन चेंज अकर इन जेनेटिक मटेरियल ऑफ ए स्पीशी। एक स्पीशी है, तो भी स्पीशीज है, डॉग की स्पीशीज है, सडन चेंज हो गया उसके जेनेटिक मटेरियल में, उस सडन चेंज को म्यूटेशन कहूंगी। सिर्फ म्यूटेशन की वजह से नई स्पीशी बनती है, ओनली म्यूटेशन लीड्स टू स्पीसीएशन। ये लाइन इनकी है, यहाँ ये गलत हो गए थे, ऐसा नहीं है, धीरे धीरे भी इवोल्यूशन होती है। दिस चेंजेस रैंडम और डिसकंटिन्यूअस, रैंडम है ये, सडनली हो गई, ये बात तो सही है। तो इन्होंने कहा इसी को हम बोल सकते हैं सॉल्टेशन, दैट इज सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, कि एक बार एक क्रोमोसोम पे यूवी रेडिएशन जली और ये जीन खराब हो गया, अब एक नए तरीके का जीन इसमें एक्टिवेट हो गया जिसकी वजह से म्यूटेशन आ गई। ठीक है, तो ये इनका कॉन्सेप्ट है सॉल्टेशन। चलो, इतना बहुत, दिस वाज ऑल अबाउट द थ्योरीज। अब बताओ भाई किसको डाउट है, डाउट्स की बात करते हैं हम लोग बैठ के।